रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 41। अनन्या की धड़कनें तेजी से धड़कने लगा। डर के साथ इतनी घबराई हुई थी कि आखिर वीर इस तक कैसे पहुंच गया। अब वह आगे सबको क्या बताएगी। यह कोई और नहीं, जॉन था, अनन्या का बॉयफ्रेंड। अनन्या इस वक्त अपनी शुद्ध बुद्ध में नहीं थी। जॉन को देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी बहुत धुलाई की गई है, क्योंकि जगह जगह पर उसे मारपीट के निशान दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि उसके होठों के बगल से ब्लीडिंग हो रहा था। उसके बाल, कपड़े, उसकी हुलिया देखकर ही पता चल गया कि इसकी कितनी ज़्यादा पिटाई की गई है। वीर ने सभी के तरफ देख कहा, तो दादू, यह है मिस अनन्या चटर्जी के होने वाले बच्चे के पिताश्री। अनन्या बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उससे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था और सभी लोग सुन पड़ गए थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। इतने में अनन्या की मॉम आगे आकर बोली, वीर, अब तो तुमने हद ही पार कर दिया है। किसी सड़क छाप को तुमने यहाँ ला कर खड़ा कर रहे हो और हम तुम्हारा ये तमाशा देखते रहेंगे। तुमने मेरी बेटी को जलील करने के लिए एक मौका नहीं छोड़ा। वीर को अनन्या की मॉम के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था, पर वह उम्र का लिहाज कर रहा था। उन्हें पूरी तरह इग्नोर करके जॉन के पास आया और अपने एक उंगली से उसका चेहरा ऊपर किया, क्योंकि उसे दो लोगों ने पकड़ रखा था। वीर उसका चेहरा ऊपर किया और तेज आवाज में बोला, तुम सबको सच सच बता दो, वरना तुम्हें पता ही है तुम्हारे साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। जॉन अपनी लाल आंखों से सभी को देख रहा था, क्योंकि उसे मार खाने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी। जब उसकी नज़र अनन्या पर गया तो बोला, सॉरी माय लव, अब तुम इन्हें सब सच बता देना चाहिए। हम कितने साल से रिलेशनशिप में हैं, ये हमारे बेबी है। मत करो ये सब चक्रवर्ती फैमिली एंड ग्रुप कंपनी को बर्बाद करने के लिए। जॉन जैसे यह सब कहा कि वहाँ के सारे लोग शॉक्ड हो गए कि अनन्या चक्रवर्ती फैमिली एंड ग्रुप को बर्बाद करने के लिए ये सब कर रही है। अनन्या चाहे तो भी कुछ नहीं संभाल सकती, क्योंकि अब बात बहुत बिगड़ चुकी थी। वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे, किसी को भी उम्मीद नहीं था कि इतनी कम उम्र की लड़की के दिमाग में ये सब चल रहा है। यहाँ तक कि वह चक्रवर्ती फैमिली एंड ग्रुप को बर्बाद करने के लिए इस हद तक जाएगी। वहाँ पर मौजूद सभी लोग खामोश थे कि तभी वीर के दादाजी बोले, अब क्या कहोगी कुसुम चटर्जी, तुम्हारी बेटी ने तो तुम्हारा नाम रोशन कर दिया है। अनन्या की मॉम आगे आकर अपनी बेटी का साइड लेते हुए बोली, मैं इस सड़क छाप लड़के पर भरोसा नहीं करती। हो सकता है वीर ने मेरी बेटी से छुटकारा पाने के लिए यह सब किया हो। क्या सबूत है? इतने में जॉन बोला, हम सब झूठ बोलेंगे तो डॉक्टर झूठ नहीं बोलेगा। यकीन नहीं तो आप डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। कुसुम जी अनन्या की बाहें पकड़ के बोली, सबको सच सच बता दो। अनन्या झूठ बोलना तो चाह रही थी, पर जब जॉन ने ये कहा कि डीएनए टेस्ट करवा लो, ये सुनते ही अनन्या के रूह कांप गए, क्योंकि उसकी सच्चाई जो सबके सामने जो आ जाती थी। अनन्या अपने मन में सोचने लगी, अगर मैं ऐसे ही चुप रही तो सभी लोगों को उस पर यकीन कर लेंगे। मुझे अपना स्टैंड लेना चाहिए। और वह अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बोली, मॉम, डैड और बाकी सभी लोग, मैं इस लड़के को नहीं जानती। पता नहीं है कौन है और बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैं तो खुद इसे देखकर शॉक हो गई हूँ। आखिर यह कहना क्या चाह रहा है? और तुम किसके कहने पर ये सब कर रहे हो? अनन्या के मुंह से यह सब सुन जॉन को बिलीव नहीं कर रहा कि सच में यह दोगली लड़की है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बकवास किए जा रही है, कभी भी पलटी मार सकती है। और वह मुस्कुराते हुए बोला, सच में तुम बहुत गिरी हुई लड़की हो। तुम इतने बड़े खानदान की बहू बनने जा रही थी, फिर भी तुम मेरे पास आई। तुम उनकी नहीं हुई। जैसे वीर जैसे मंगेतर तुमने इज्जत की धज्जियां उधेड़ दी, तो तुम मेरी क्या करोगी? जॉन ने अपना मोबाइल निकाला और अपने
अनन्या की पिक्चर सभी को दिखाने लगा, जो देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग दंग हो गए। बहुत सारे उन दोनों के पिक्चर्स थे, ज़्यादातर क्लोज फोटो ज़्यादा था और कुछ पिक्चर्स तो वे दोनों स्विमिंग पूल के थे, जो दोनों एक साथ में नहा रहे थे। अनन्या बिकनी पहनी हुई थी और तो और बहुत सारे पिक्चर्स में दोनों किस कर रहे थे और किसी बेड पर सोए हुए थे। अनगिनत फोटो दोनों के थे। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे तुच्छ नज़रों से देखने लगे। अनन्या को अंदर से अब इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रहा था कि वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती और वह कुछ कहती उसके पहले वीर की मॉम आगे जाकर उसे एक थप्पड़ उसके गालों पर दे मारी। उन्होंने इतना जोर का थप्पड़ मारा था कि अनन्या थोड़ा झुक गई। वहीं अनन्या की माँ तो शॉक में थी, आखिर वीर की मॉम इस तरह हाथ कैसे उठा सकती है। अनन्या की मॉम वीर की मॉम के ऊपर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने के लिए। माना मेरी बेटी ने गलती किया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उस पर हाथ उठाएंगी। वीर की मॉम ने दांत पीसते हुए बोली, हमें भी शौक नहीं है तुम्हारी बेटी पर हाथ उठाने का। ये थप्पड़ तो बहुत कम है, पर जो तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के साथ किया ना, मेरा तो मन कर रहा है कि इसे। वीर की मॉम कुछ आगे कहती उसके पहले वीर अपनी मॉम की बाहें पकड़ के उन्हें साइड में किया और कहा, मॉम ऐसे लोगों के मुंह लगना बेकार है। दोनों तरफ से जितने भी रिलेटिव्स थे सभी अनन्या की गलती निकाल रहे थे, यहाँ तक कि उसने अभी तक सिर्फ और सिर्फ बहस किया है और वीर को फंसाने के लिए उसने इतनी बड़ी षड्यंत्र बनाकर रखी थी। वीर के दादाजी ने आज और अभी इसी वक्त वीर और अनन्या का उनके घर वालों के सामने रिश्ते नाते तोड़ दिए और अपने पोते पर गर्व करते हुए बोले, अच्छा किया जो तुमने वक्त रहते सारी चीज़ों को समझ लिया और सबके सामने सच्चाई लेकर आए, नहीं तो न जाने आगे चलकर हमारी इज्जत और ख़ानदान का नाम मिट्टी में मिल जाता। एक एक करके सभी लोग वहाँ से चले गए। एक कार में वीर की फैमिली बैठकर घर के लिए निकल गए, वहीं वीर और मोहित दूसरे कार में बैठ चले गए। वीर रास्ते भर अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रहा था, तभी उसे राशि का याद आया। अगर आज राशि वह नहीं होती तो शायद वह कभी सच्चाई देख ही नहीं सकता। तभी उसे राशि की याद आया और मोहित से पूछा, राशि कहाँ है। वीर के सवालों का जवाब देते हुए मोहित ने कहा, सर मैम अपने घर पर हैं, मैं उसी वक्त उन्हें ड्राइवर को कहकर उन्हें घर छोड़ने के लिए कह दिया था, वो घर चली गई हैं। सुन वीर रिलैक्स हो गया और कार में टेक लगाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके अतीत के बारे में सोचने लगा। मुंबई अहूजा वेला देखते देखते शाम से रात में ढल गया और विशाल ने मोहित को मैसेज कर दिया था कि दिशा मैडम जिद करने लगी है, उन्हें अभी इसी वक्त अपार्टमेंट जाना है, शायद उन्हें आपसे नहीं मिलना था। जब माहिर को पता चला कि दिशा अब चली गई है, इसलिए वह ऑफिस में बैठा ही रह गया। उसे बुरा लग रहा था कि दिशा जाने के वक्त माहिर को उससे मिलना था। देर रात से माहिर जब घर आया तो लिविंग एरिया में एक ही बल्ब लैंप जल रहा था, बाकी के सारे लाइट बंद थे और वह सीधे अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर तक वह अपने बेड पर बैठकर उसी के बारे में सोचे जा रहा था। वह भूलने की बहुत कोशिश कर रहा था पर उसे भुला नहीं पा रहा। तभी उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और उसके जाने के वक्त का वीडियो देखने लगा और जब वह चली गई तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने वीडियो रिवर्स लेकर देखने लगा और उसने दोपहर का वीडियो देखा जब दिशा उसके कमरे में गई और हाथ में कपड़ा लेकर निकली। यह सब देख माहिर को अंदर से बहुत दर्द होने लगा। माहिर बेड से उठा और अपने कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आया और दिशा के कमरे के पास गया जो दरवाज़ा बंद था और उसने दरवाजे की कड़ी खोला पुश किया तो दरवाज़ा तुरंत खुल गया क्योंकि अंदर तो कोई नहीं था। माहिर चुपचाप दिशा के कमरे में जाकर उसके बेड पर बैठ गया। उसे दिशा का बहुत याद आ रहा था। वह भी
दिशा की तरफ अपनी हाथ बिस्तर पर फेर रहा था। जितना दिशा माहिर के लिए सोच सोच के रो रही थी, यहाँ माहिर रो तो नहीं रहा था, पर वह दिल और दिमाग से लगातार दिशा के बारे में सोच रहा था। दिशा ने अपने कमरे में खुद कुछ भी नहीं छोड़ी थी। वह बस अपनी चीज़ें लेकर वहाँ से गई थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी उसका कोई भी सामान यहाँ रहे। माहिर भी बिस्तर पर लेट गया और पिल्लो ले आंखें बंद करते हुए दिशा को महसूस करने लगा। ऐसे देखते देखते, सोचते सोचते न जाने उसे कब नींद लग गया और वह वहीं सो गया। इटली रोम सिटी, अथर्व का कमरा। सर्वेंट लुसिया ने उन दोनों के लिए खाना उनके कमरे में लेकर गई और शगुन शाम में ही स्नैक्स खाई थी, इसलिए उसका पेट भरा हुआ था। उसके पेट में अब जगह नहीं था खाना खाने के लिए। पर अथर्व इतना जल्दी कहाँ मानने वाला था। उसने भी शगुन को जिद करते हुए उठाकर बिठाया और अपने हाथों से उसे थोड़ा थोड़ा खाना खिलाने लगा। वह नहीं चाहता था कि वह खाली पेट सोए। एक तो वह पहले से दुबली पतली थी और अथर्व ने जो उसके लिए डाइट प्लान बनाया था, इसमें से शगुन को एक भी चीज़ खाना पसंद नहीं था। और जब अथर्व नहीं रहता था तो शगुन सर्वेंट लुसिया उसे वह सब खाने के लिए देती थी, तो शगुन मुंह फुलाकर बैठ जाया करती थी। और वह इतना सारा नाटक करती, इसलिए अथर्व को रहकर उसे खाना खिलाना पड़ता था। वह इतनी नींद में थी तो भी अथर्व उसे थोड़ा थोड़ा खिला रहा था। वह आंखें बंद की हुई खाने लगी। ये देख अथर्व मुस्कुराने लगा। सच में लड़की एक नंबर की पागल है। धीरे धीरे उसने पूरा खाना उसे खिला दिया। उसके बाद अथर्व ने भी खाना खाया और दोनों सो गए। शगुन तो जल्दी सो गई, वहीं अथर्व अभी भी उसके सिर को सहला रहा था। शगुन का सिर में दर्द नहीं था, पर उसे इस तरह सहलाने से उसकी काफ़ी सुकून मिल रहा था और उसे अच्छी नींद भी आने लगा और वह मज़े से सो गई। शगुन की आजकल की नौटंकी अथर्व भी समझता था, पर उसे भी अच्छा भी लगता था। आजकल शगुन उसे मना नहीं करती थी, उसके हाथ से सब खा लिया करती थी, यहाँ तक कि उसके पास सोया करती थी, क्योंकि रात में अथर्व उसे अपने पास से चिपका लेता था। जब शगुन उठती थी तो वह खुद उसके बाहों में ही पाती थी। वह भी चुपचाप उसके बाहों में सो जाती थी, एकदम अच्छे बच्चे की तरह। नेक्स्ट मॉर्निंग अहूजा वेला। माहिर की अचानक से आंखें खुला और जब वह उठा तो अपने आप को दिशा के कमरे में पाया, पर वह अकेला ही सोया था और वहाँ कोई नहीं था। ना दिशा थी, ना दिशा का कोई सामान। अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ उसकी यादें। माहिर एक नज़र फिर से चारों तरफ घुमाया कि दिशा का कोई चीज़ तो उसे मिले, पर उसे कुछ भी नहीं मिला और वह बेड का बेडशीट अभी तक चेंज नहीं किया गया था। कल जब से दिशा यहाँ से गई थी, माहिर बैठे हुए बेड पर अपना हाथ बिस्तर पर फेरने लगा और खुद से बोला, क्या इस लड़की एक दिन और रुक जाती तो क्या बिगड़ जाता, मिलकर जाती तो क्या जाता इसका। पर तभी उसे अपनी करतूत याद आया कि किस तरह उसे इग्नोर करना, परेशान करना, यहाँ तक कि घर से जाने के लिए माहिर का ही डिसीजन था। फिर अब क्या हुआ, यही सब सोच उसके सिर में दर्द होने लगा था और वह बेड से उठ खड़ा हुआ। एक नज़र उसने ड्रेसिंग टेबल के तरफ देखा, जहाँ पर कुछ भी नहीं था। माहिर रूम से बाहर जाने को हुआ कि फिर अचानक से रुककर वो वॉशरूम में गया। एक नज़र उसने वॉशरूम में देखा, जहाँ पर दिशा के टूथब्रश के सिवाय कुछ भी नहीं था। माही ने झट से उसका टूथब्रश उठा लिया और उसे देखते हुए बोला, शायद तुमसे गलती से छूट गया होगा, वरना उसे पता होता तो वह ये भी नहीं छोड़ती। इतना बोल माहिर वह टूथब्रश लेकर उसके कमरे से बाहर निकला और सीधे अपने कमरे में आ गया। माहिर अपने कमरे में आया और उसका टूथब्रश संभाल कर उसने रख दिया। उसका मन कर रहा था कि जाकर दिशा से एक बार मिले, पर उसके सामने जाना फिर से कहीं दिशा उसे गलत ना समझ ले।
उधर दूसरी तरफ दिशा का भी यही हाल था कि माहिर एक बार भी उसे मिलने नहीं आया, इसलिए तो उसने आने से पहले ही उसे भेजना चाहा। जब माहिर ने विशाल को कॉल करके बताया कि अभी इतना जल्दी ना जाए, और जब दिशा ने यह सुना तो जानबूझकर विशाल को जल्दी निकलने के लिए बोली। पर अब उसे भी कहीं न कहीं पछतावा हो रहा था कि थोड़ी देर रुक जाती और माहिर को देख लेती तो क्या बिगड़ जाता। उसे माहिर को देखने का बहुत मन कर रहा था। उसे ये भी पता था कि माहिर तो कभी उससे मिलने नहीं आएगा। वेस्ट बंगाल कोलकाता वर्को ग्रुप ऑफ कंपनी। घर से लेकर फैमिली रिलेटिव यहाँ तक कि ऑफिस मीडिया प्रेस सभी तक एक ही न्यूज़ फैला हुआ था। वीर चक्रवर्ती अनन्या चटर्जी कल शाम उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ दिया। चक्रवर्ती फैमिली ने यहाँ तक कि उनके दादाजी की गवाही देते हुए कहा अनन्या चटर्जी उनके पोते को धोखा दे रही थी। इन सब वारदात में उनके पास ढेर सारे सबूत हैं। मीडिया प्रेस जॉन ने भी गवाही दिया। हर तरह न्यूज़ यही सब दिखाया जा रहा था। आज की सनसनी खबर बना था। यह न्यूज़ देख अनन्या की फैमिली तो सदमे में थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि चक्रवर्ती फैमिली ने मीडिया प्रेस को भी इकट्ठा कर लिया है और उनकी बदनामी सरेआम करवा रहे हैं। जब उन्होंने जॉन का स्टेटमेंट देखा तब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि यह सब पहले से जॉन ने ही स्टार्ट करवाया था, क्योंकि अनन्या की मॉम ने उसे धमकी दिया कि वह उसकी बेटी से दूर रहे, यहाँ तक कि झूठ बोले कि वीर ने पैसे देकर यह सब काम करवाया। जॉन यह सब डायरेक्ट ना कह दिया करने के लिए, जिससे अनन्या की मॉम ने उसे धमकी दिया कि वह उसे जान से मरवा देगी अगर उसने ऐसा नहीं कहा। जब वीर के दादाजी का स्टेटमेंट दे रहे थे तब वीर अनन्या के एंगेजमेंट कैंसिल करवा दिया गया। तभी जॉन ने अपना स्टेटमेंट भी दिया और पक्के सबूत के साथ उसने दिया। कुछ देर के बाद न्यूज़ चैनल पर उन दोनों के क्लोज वाले फ़ोटो भी हाईलाइट होने लगी। ये सब देख नहीं कि अनन्या की मॉम अनन्या को भला बुरा सुनाने लगी। उसकी मॉम ने कहा अगर तुम्हें ये सब करना ही था तो मुझे पहले बता देती, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती। तुम इंडिया में क्यों बाहर जाकर तुम ये सब करती या शादी हो जाने के बाद ये सब करती। अनन्या की मॉम अभी भी अनन्या का ही साइड ले रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि शादी रिलेटिव फ्रेंड्स उनके अगेंस्ट हो गए हैं, जिसके चलते उन्होंने अपनी बेटी को सलाह दिया कि वह कुछ दिनों के लिए इंडिया से कहीं बाहर चली जाए और इस बच्चे को अबॉर्शन कर दे। ये नहीं चाहिए। अनन्या को भी अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा था कि जॉन और वीर के चक्कर में वह अपनी बर्बादी कर बैठी है और वह अपनी माँ की बातों को सहमति देते हुए हाँ भर दी, क्योंकि अब वह नहीं चाहती कि जॉन के बच्चे को जन्म दे, क्योंकि जॉन पलटी मार गया। पर जॉन तो उस बच्चे के एक्सेप्ट करना चाहता था, क्योंकि वह उससे शादी करके अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहता था। पर अनन्या की मॉम बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रही थी, जिसके चलते जॉन मजबूरन अपना स्टेटमेंट मीडिया प्रेस को देना पड़ा, नहीं तो वह नहीं देता। अनन्या अपने कमरे में आकर यहाँ से वहाँ घूम रही थी। उसके दिमाग में अभी भी बहुत कुछ चल रहा था। बातों को स्टार्टिंग से समझना चाहती थी। उसे इन सब में कहीं न कहीं राशि पर डाउट होने लगा, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो वह जानती थी कि वीर की कमजोरी को। वीर इतना कभी भी उस पर ध्यान नहीं देता था। आखिर वह इतना बारीकी से कैसे सबूत इकट्ठा कर लिया। अनन्या ने बहुत अपना फ़ोन ले राशि को कॉल की। पूरा रिंग जाने के बावजूद भी राशि ने उसका कॉल रिसीव नहीं की। अनन्या ने दूसरी बार कॉल की। इस बार राशि ने उसका कॉल उठा ली, क्योंकि राशि कल से बहुत डरी हुई थी। उसे अनन्या से डर लग रहा था कि उसे पता चलेगा तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कॉल रिसीव होते ही अनन्या तेज आवाज़ में बोली, राशि तुमने यह सब ठीक नहीं किया। तुमने अपनी बर्बादी का दरवाज़ा सामने से खोला है।
ये सुनते ही राशि तो डर गई और वह लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, अनन्या मैडम, आप गलत समझ रही हैं। पहले आप मेरी बात तो सुनिए। अनन्या दांत पीसते हुए बोली, अब कुछ सुनने समझने के लिए नहीं बचा। तुमने बहुत अच्छा प्लान किया। तुम तो मुझसे भी आगे निकली और यह सब गेम खेल गई। राशि ने झूठ बोलते हुए बोली, अनन्या मैडम, जब मैं होटल में थी और वीर सर आते ही उन्होंने मुझे वहाँ जलील करके निकाल दिया। पता नहीं उन्हें ये सब कहाँ से पता चल गया। उन्होंने तो खुद मुझे धमकी दिया है, मुझे और मेरी फैमिली को बर्बाद करने के लिए। जिस तरह से राशि उसे बता रही थी, अनन्या को भी उस पर यकीन होने लगा। आखिर अनन्या को नहीं आ रहा था कि वीर को कहाँ से ये सब बातें समझ में आया। अनन्या ने आगे कहा, अच्छा ठीक है, मैं सारी इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगी। अगर तुम्हारा नाम आया तो तुम खुद को मुझसे बचा नहीं सकती। राशि मुखर्जी, इतना बोल उसने कॉल काट दी। उसके कॉल काटते ही इधर राशि मुस्कुराने लगी और खुद से बोली, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि इन सब की मास्टरमाइंड मैं हूँ। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे गलत काम करवाओगी और मैं यह सब करूँगी? तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी नहीं, पर मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं अपने माँ बाबा का सिर नहीं झुका सकती और मुझे ये भी पता था तुम्हारा काम निकलने के बाद तुम मेरे साथ क्या करने वाली थी। तुमने जैसा बोया है वैसा अब काटो। अनन्या चटर्जी। दूसरी तरफ इटली रोम सिटी। अथर्व शगुन का हद से केयर कर रहा था, यहाँ तक कि वह उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में लेकर गया और शगुन उसे बार बार एक ही रट लगाई जा रही थी कि वह बिल्कुल ठीक है, उसे अब कुछ भी नहीं हुआ है। पर अथर्व कहाँ सुनने वाला था। उसे वॉशरूम में छोड़कर बाहर निकला और उसे सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया फ्रेश होने के लिए। और तो और उसे वार्डरोब में से उसके लिए कपड़े निकाले। उसने आज उसके लिए येलो कलर की कुर्ती विथ वाइट प्लाजो निकाल कर बेड पर रख दिया। 15 मिनट के लिए ही शगुन वॉशरूम से बाहर निकली। अथर्व अभी भी सोफे पे बैठा था और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वह पलटकर शगुन की तरफ देखा। शगुन अपने कपड़े लेने वार्डरोब की तरफ जा रही थी कि उसे रोकते हुए अथर्व बोला, तुम्हारे कपड़े मैंने बेड पर निकाल कर रख दिए हैं, तुम पहन लो। शगुन एक बार अथर्व को तो एक बार बेड पे रखी जहाँ पर अथर्व ने उसके लिए कपड़े के साथ पेंटी ब्रा भी रखा हुआ था। शगुन को सच में अंदर से बहुत शर्म आ रहा था उसके सामने कपड़े लेने के लिए। अथर्व कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता। भला शगुन को अब शर्म करके क्या फ़ायदा, आखिरकार उठाकर उसने ही रखा होगा। उसके कमरे में किसी को आने की तो हिम्मत नहीं हो सकता। शगुन ने जल्दी से कपड़े हाथ में उठा लिए और वॉशरूम में चली गई। वो वॉशरूम के अंदर अथर्व को 1000 गालियाँ दे रही थी और यूं ही गालियाँ देते उसने जल्दी से कपड़े पहन लिए और बाहर आई। उसके बाल अभी भी गीले थे और अथर्व ने जब देखा कि उसके बाल गीले हैं तो वह उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठने के लिए कहा और हेयर ड्रायर लेकर उसके बालों को सुखाने लगा। शगुन ने उसे मना करते हुए बोली, आप रहने दो, मैं खुद अपने बालों को सुखा लूँगी। अथर्व कहाँ सुनने वाला था। उसने उसके बातों को पूरा इग्नोर करके उसके बालों को सुखाया और जब उसके बाल सूख गए तो बोला, अगर तुम्हारे बाल गीले रहेंगे तो तुम्हें सर्दी हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत खराब होए। उसके ऐसे कहने से शगुन एकटक अथर्व को देखने लगी और लाख उससे नफरत कर ले, पर अथर्व का इतना प्यार देख उससे नफरत भी नहीं कर पा रही थी। उसको रेडी करने के लिए अथर्व खुद भी रेडी हो गया और वे दोनों जब नीचे आए एक साथ बैठकर उन दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद अथर्व ने शगुन से कहा, आज मैं जल्दी आऊँगा और हम दोनों बाहर चलेंगे घूमने के लिए। ये सुन शगुन ने कोई रिएक्ट नहीं की और अथर्व ने सर्वेंट लुसिया से कहा कि शगुन को रेडी करने में मदद करे, क्योंकि अथर्व जानता था कि शगुन को वेस्टर्न कपड़े और तैयार होने में दिक्कत आता है।
वेस्ट बंगाल कोलकाता। राशि रोज की तरह आज भी अपने काम पर लग गई। कल तो उसे वीर ने घर भेज दिया था। वहाँ पर क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता। उसे जानना था कि होटल में क्या क्या हुआ, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह वीर से सवाल जवाब कर सके। और मोहित काफ़ी ज़्यादा बिजी था, उससे तो वह पूछ नहीं सकती, क्योंकि वह कल वीर के आगे पीछे घूम रहा था और ऑफिस का काम सब राशि को लगा दिया था। राशि को न्यूज़ के थ्रू तो काफ़ी कुछ पता चल गया था, पर उसे सब बारीकी से जानना था। उसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था कि कल क्या क्या हुआ रहेगा। आखिर फाइनली डिसीजन क्या वीर सर ने लिया होगा। पर मॉर्निंग से उसने न्यूज़ में देख ली कि न्यूज़ हेडलाइंस यही बना था कि चक्रवर्ती और अनन्या चटर्जी एंगेजमेंट टूटने की खबर यही आज सुर्खियों में बना हुआ था। वीर अभी तक आया नहीं था और मोहित उसी के साथ था। राशि आज कॉफ़ी पीने कैंटीन में भी नहीं गई। उसे न जाने क्यों अंदर से एक अजीब सा डर लग रहा था कि सब लोग उससे सवाल जवाब करेंगे तो, पर वह भूल रही थी उसका नाम कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। फिर भी उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था, किसी को पता चल गया होगा कि मैं वीर सर को सब कुछ बताई थी। अगर अनन्या मैडम को इस बारे में पता चला तो सच में मुझे जान से मार डालेंगी। वह यही सब सोच सोच के अपने डेस्क पर बैठी रही कि तभी उसे हाउसकीपिंग कॉफ़ी लेकर आया। राशि ने उसे हिचकिचाते हुए पूछी, सभी लोगों ने कॉफ़ी पी लिया क्या? ये सुन हाउसकीपिंग ने कहा, मैडम बाकी लोग कैंटीन में ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बिजी होने के नाते अपने डेस्क पर या केबिन में हमेशा की तरह पीते हैं। इतना बोलकर हाउसकीपिंग वहाँ से चला गया और राशि अपने काम में बिजी हो गई। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। करीब दोपहर के समय राशि अपने कैबिन में बैठे मन लगाए काम कर रही थी, पर उसका ध्यान तो कहीं और था। पर ऑफिस का काम करना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए वह काम फटाफट निपटा रही थी। तभी उसने लैंडलाइन पर कॉल आया। यह कॉल किसी और का नहीं बल्कि वीर का था और वीर ने उसे अपने कैबिन में आने के लिए कहा। वीर का ऑर्डर पाते ही राशि अपने डेस्क से भागते हुए वीर के कैबिन में गई और अंदर जाते ही बोली, सर आपने बुलाया? वीर ने कहा, हाँ पहले बैठ जाओ तुम। राशि डरते हुए चेयर पर बैठ गई। वह अपने उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। वीर उसके हाव भाव को देखते हुए बोला, राशि एक बार फिर से मैं तुम्हें थैंक्स कह रहा हूँ। आज तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली एंड कंपनी सब सुरक्षित है, वरना न जाने आगे चलकर क्या दुर्दशा होता। वीर इतना बोलकर चुप हो गया। राशि तो कुछ भी नहीं बोल रही थी। वीर ने वापस बोला, देखो तुम चाहे तो कुछ दिन घर पर आराम कर सकती हो। वीर अभी अपनी बात भी कंप्लीट नहीं किया था कि राशि सच बीच में बोल पड़ी, सर आप मुझे जॉब से निकाल दोगे? वीर उसे घूरते हुए कहा, मैंने अपनी बात कंप्लीट भी नहीं किया कि तुम बीच में बोल पड़ी। सॉरी सर। राशि अपनी नज़रें नीचे करते हुए बोली, तुम्हें जॉब से कोई नहीं निकालेगा। अगर तुम छुट्टी भी लोगी और घर पर कुछ दिन रिलैक्स करोगी, तुम्हें उसका भी पेमेंट मिलेगा, तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और एक सीरियस बात, ध्यान से सुनो, अगर अनन्या को तुम पर डाउट हुआ और उसने तुम पर हमला करवाने की सोचेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आज से कंपनी की गाड़ी से घर जाओगी। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और हो ना हो उसे तुम पर 100% डाउट होता रहेगा। ये सुन राशि बोली, नहीं सर, मैं कंपनी का सर्विस नहीं ले सकती। अगर मुझे इतनी प्रोटेक्शन मिलेगा तो अनन्या मैडम ज़रूर मुझ पर शक कर लेंगी। अगर वह मुझे रास्ते में या मुझसे मिलना चाहेगी तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगी, ताकि उन्हें मुझ पर ज़रा भी शक ना हो। राशि ने अनन्या के कॉल के बारे में भी वीर को बता दी। वीर आगे बोला, तुम जाओ कह रही हो वह सही है, पर मुझे तुम्हारी फिक्र है, ताकि वह तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। वीर की बातें
राशि को बहुत अच्छा लग रहा था, पर वह बात को और भी ज़्यादा न बढ़े, इसलिए वह अपनी डेली रूटीन रखना चाहती थी ताकि किसी को उस पर शक ना हो। वीर भी उसकी बातों को सहमति होते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें कभी लगे तुम किसी प्रॉब्लम में हो या फंसने वाली हो तो तुम मुझे पहले इन्फॉर्म करोगी। ये मत सोचना कि इस टाइम कॉल करना सही होगा कि नहीं, तो मैं क्यों कॉल करूं, क्यों बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम जब भी चाहो तब मुझे कॉल कर सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगा। इतना सब सुन राशि वीर को थैंक यू बोली। इधर मुंबई में दोपहर का वक्त, माहिर इस वक्त अपने कैबिन में बैठे काम कर रहा था। उसका भी मन नहीं लग रहा था और वह दिशा के कॉलेज का टाइम उसे पता था। उसका मन कर रहा था कि वह कॉलेज जाए और दिशा को एक बार देखे। माहिर जल्दी जल्दी काम निपटा रहा था, फिर जल्दी से अपना गॉगल्स और मोबाइल हाथ में ले कैबिन से बाहर निकला। पहले तो वह ड्राइवर को आवाज़ दिया, फिर कुछ सोचकर उसे वापस जाने के लिए कहा, पर उसने उससे की मांग कर ले लिया और कार में जाकर बैठ खुद ड्राइविंग करने लगा। वह इतनी स्पीड में दिशा के कॉलेज के पास पहुंच गया। वह अपना कार दूरी पर खड़ा किया था ताकि दिशा उसे देख ना सके। माहिर अपना कार कॉलेज से काफ़ी दूरी पर खड़ा किया था और उसकी नज़र एकटक गेट पर। 5 मिनट के बाद कॉलेज के बच्चे निकलना चालू हो गए। माहिर कार का शीशा नीचे किया और देखने लगा। ऐसे देखते देखते आधा घंटा बीत गया, पर उसे दिशा नहीं दिखी। टेंशन के साथ घबराहट होने लगा, पर उसे तो विशाल ने सुबह में ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वह दिशा कॉलेज ड्रॉप किया है। जब दिशा उसके घर पर थी तो विशाल रोज उसे पिकअप करने आया करता था, क्योंकि माही ने उसे स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया था कि वह दिशा को डेली लेकर आना जाना, घर छोड़ना डेली किया करेगा। और वह कहता भी था। माही ने अपना मोबाइल निकाला और विशाल को कॉल किया। उससे बातें घुमाते हुए पूछा, कहाँ हो तुम, मुझे मेहता वाला फाइल। वह इतना ही बोला होगा कि कॉल के दूसरी ओर से विशाल बोला, सर मैं मैडम को घर छोड़ने आया हूँ, अभी अभी पहुँचा हूँ, मैं जल्दी से ऑफिस आ रहा हूँ। ये सुन माहिर शॉक्ड हो गया, पर वह सीरियस होते हुए बोला, आज इतना जल्दी कैसे, वह ठीक तो है ना। कॉल के दूसरी ओर से विशाल बोला, जी सर, मैडम बिल्कुल ठीक है, वह आज कॉलेज से जल्दी निकली, मैं आ रहा हूँ ऑफिस। इधर से माहिर हम किया और कॉल काट दिया, और कॉल कट करने के बाद न जाने क्यों वह मायूस हो गया। दिशा को देखने के लिए वह ऑफिस से भागते हुए आया था, पर वापस कार रिवर्स लेके ऑफिस के लिए निकल गया। उधर इटली रोम सिटी देखते देखते सुबह से शाम हो गया और सर्वेंट लुसिया ने शगुन को अनेक प्रकार के वेस्टर्न कपड़े दिखाए। उसमें से शगुन को एक भी ठीक नहीं लग रहा था। वो बहुत देखने के बाद एक ग्रे कलर का फ्रॉक पसंद आया जो उसके घुटने तक ही था। सर्वेंट लुसिया ने डॉल की तरह उसके साइड साइड में उसके बालों को कर्ली कर्ली कर दिए, जिससे वह सचमुच डॉल दिख रही थी, और कानों में छोटे छोटे डायमंड के टॉप्स पहना दिए, जिससे वह और भी क्यूट दिखाई दे रही थी। शाम ही हुआ था कि अथर्व आज जल्दी घर आया और वह अपने कमरे में गया। उसकी नज़र शगुन पर गया तो वह उसे देखता ही रह गया। शगुन सचमुच वेस्टर्न कपड़े में एकदम कमाल की दिखाई दे रही थी। अथर्व ने उसे एक बार पहले भी देख चुका था वेस्टर्न कपड़े में, और उसने गोरे पैर को आधे खुले थे, वह साफ दिखाई दे रहा था। उसने ब्लैक कलर का हाफ हील पहनी थी। अथर्व ने शगुन को देखते हुए कहा, वाह, तुम तो बहुत जल्दी रेडी हो गई। शगुन सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ, क्योंकि आपने तो कहा था जल्दी रेडी होने के लिए। अथर्व मुस्कुरा दिया और बोला, तुम बैठी ही, मैं फ्रेश होकर आया। इतना बोल अथर्व वॉशरूम में चला गया और आधे घंटे के बाद वह फ्रेश होकर बाहर निकला। बाहर आते ही ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर अपने बालों को सुखाने लगा।
उसके हर एक मूवमेंट को शगुन ध्यान से देख रही थी। अथर्व भी मिरर में से कई दफ़ा उसे देख चुका था, पर वह कुछ बोला नहीं और वह वार्डरोब के तरफ चला गया। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह आज क्या पहने। कपड़ों की तो उसके पास खदान था, पर पसंद करना उसे मुश्किल हो रहा था और वह वार्डरोब में से शगुन को आवाज़ देते हुए अपने पास बुलाया। अथर्व के बुलाने पर शगुन वार्डरोब में चली गई। वार्डरोब का डोर पहले से ओपन था और अथर्व शगुन से पूछा, आज तुम बताओगे कि मैं क्या पहनूं? यह सुन शगुन ने अपने दोनों कंधे ऊपर करते हुए बोली, मुझे कैसे पता कि आप कौन सा पहनोगी और आपकी पसंद क्या है? अथर्व अपना एक हाथ वार्डरोब के डोर पर रखा दिया और शगुन को देखते बोला, हाँ मुझे पता है तुम्हें मेरा पसंद नापसंद नहीं पता, पर तुम जो कहोगी मैं वह पहन लूँगा। शगुन वार्डरोब के तरफ देखी जो आधे दीवार के जैसी बनी हुई थी और उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वह जिसको भी हाथ रख रही थी उसे वह पसंद आ रहा था, क्योंकि एक से एक एक्सपेंसिव कपड़े सेट किए गए थे। ऐसा नहीं था कि सभी कपड़े एक टाइप के ही डिज़ाइनर ने हर टाइप के कपड़े डिज़ाइन करके सेट किया हुआ था। शगुन ने बहुत सारे कपड़े देखे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था और देखते देखते उसके दिमाग में कुछ उल्टा चलने लगा। शगुन अथर्व की तरफ देख बड़े प्यार से बोली, क्यों ना आज आप येलो कलर का शर्ट पहने, येलो कलर का शर्ट, येलो कलर का पैंट और येलो कलर का कैप। आज आप पूरा का पूरा येलो कलर बन जाओ। शगुन की बातें सुन अथर्व को अजीब लगने लगा और वह इमेजिन करने लगा कि वह पूरे येलो कलर में कैसा दिखेगा। थैंक यू। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।